13 मार्च 1940 की तारीख, लंदन का कैक्सटन हॉल। बिल्कुल, और वो हॉल पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। हाँ, वहाँ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की ना एक जॉइंट मीटिंग चल रही थी। और मंच पर अगर हम देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य के बहुत बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, जिनमें पंजाब का पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर भी था। एग्जैक्टली। और तभी श्रोताओं के बीच से एक आदमी उठता है। हाँ, और उसके हाथ में एक मोटी सी किताब है, जिसके पन्नों को बहुत ही चालाकी से अंदर से काट कर एक रिवॉल्वर के आकार का बनाया गया। सोच कर देखिए कितनी सटीक प्लानिंग थी। वो उस किताब से रिवॉल्वर निकालता है, वुडवायर की तरफ बढ़ता है और बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर गोलियां चला देता है। और ओडवायर की वहीं उसी पल मौत हो जाती है। बिल्कुल। और इसके बाद हॉल में जो भगदड़ मचती है, मतलब कोई भी आम अपराधी होता तो उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, जान बचाना पहली प्राथमिकता होती है। राइट। लेकिन वो व्यक्ति वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो पूरी शांति से वहीं खड़ा रहता है और पुलिस के आने का इंतजार करता है। और यहीं से हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय शुरू होता है। बिल्कुल। आज हम ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर उधम सिंह के जीवन की उस 21 साल लंबी यात्रा का विश्लेषण करेंगे। हाँ, और ये चर्चा विशेष रूप से युवा छात्रों के लिए ना साहस और त्याग की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। एग्जैक्टली। क्योंकि युवाओं को अक्सर सुपर हीरो पसंद आते हैं, लेकिन असली जिंदगी के हीरो के पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती। उनके पास बस एक अटूट संकल्प होता है। सही कहा। इतिहास केवल राजाओं से नहीं बनता, ये उन आम लोगों से बनता है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और उनके बचपन को समझते हैं। 1899, पंजाब का सुनाम क्षेत्र। हाँ, और जैसा कि हमने कहा, उनका जन्म का नाम शेर सिंह था, लेकिन बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया। और फिर उन्हें और उनके बड़े भाई को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में लाया गया। बिल्कुल, जहां उन्हें उधम सिंह नाम मिला। लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। मतलब सोच कर देखिए, ये ऐसा है जैसे किसी छोटे पौधे को जड़ें जमाने से पहले ही एक भयानक तूफान का सामना करना पड़े। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो मेरा सवाल ये है कि इतने गहरे दुख और अकेलेपन ने मतलब उन्हें तोड़ा क्यों नहीं? यहाँ मनोविज्ञान का एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है, जिसे हम फियर एक्सटिंक्शन या भय की समाप्ति कह सकते हैं। फियर एक्सटिंक्शन, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, जब एक बच्चा इतनी कम उम्र में अपना सब कुछ खो देता है, तो उसके भीतर से ना नुकसान का डर लगभग खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एग्जैक्टली। ब्रिटिश सरकार डराती कैसे थी? संपत्ति छीनने का डर, परिवार को परेशान करने का डर। लेकिन उधम सिंह इन सब डरों से परे जा चुके थे। बिल्कुल। और अनाथालय के जीवन ने उन्हें एक नई तरह की सामूहिकता भी दी, राइट? हाँ, उन्होंने उस समुदाय को और अंततः पूरे देश को ही अपना परिवार मान लिया था। और इसी सामूहिकता की भावना ने उन्हें देश के दर्द से जोड़ा। अनाथालय से निकलने के बाद वो काम कर रहे थे, लेकिन फिर 1919 का वो साल आता है, जिसने पूरे भारत की राजनीति में उबाल ला दिया था। बिल्कुल। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून जो मतलब नागरिकों के मानवाधिकारों को कुचलने का एक हथियार था। हाँ, ना दलील, ना वकील, ना अपील, ये उस कानून का खौफनाक सच था। और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। अब यहाँ जलियांवाला बाग की जो भौगोलिक संरचना है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो कोई खुला मैदान नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक जाल था, जिसमें अंदर बाहर जाने का बस एक ही संकरा रास्ता था। और जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पहुंचकर सबसे पहले उसी निकास द्वार को बंद कर दिया। हाँ, बिना किसी चेतावनी के उसने निहत्ती भीड़ पर तब तक गोलियां चलवाई जब तक गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। मतलब लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ रहे थे, मैदान में बने कुएं में कूद रहे थे, जो पूरी तरह लाशों से भर गया था। बहुत ही खौफनाक मंजर था। और स्रोत पुष्टि करते हैं कि उधम सिंह उस दिन वहाँ मौजूद थे। वो वहाँ पीड़ितों की मदद कर रहे थे। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बताइए। मतलब जब एक 20 साल का युवा ये सब देखता है, तो क्या उसके मन में तुरंत क्रांति या बदले का विचार आ जाता है? हाँ, अगर ये सिर्फ गुस्से का पल होता
तो वो शायद अगले ही दिन किसी अधिकारी पर हमला कर देते और मारे जाते। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि ये सिर्फ डायर की क्रूरता नहीं है, ये उस पूरे औपनिवेशिक तंत्र का चेहरा है जो हमें गुलाम बनाए हुए है। एग्जैक्टली। उन्हें ये गहराई से समझ आ गया था कि एक क्रूर साम्राज्य से लड़ने के लिए सिर्फ गुस्सा काफी नहीं है, इसके लिए एक मजबूत रणनीति और एक वैश्विक नेटवर्क की जरूरत थी। सही कहा। और यहीं से उनकी वो लंबी और जोखिम भरी यात्रा शुरू होती है जो किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। हाँ, वो भारत से बाहर निकले, उन्होंने अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका की यात्राएं की। और अपनी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने अलग अलग नाम भी रखे, जैसे राम सिंह, मोहम्मद सिंह और फ्रैंक ब्राजील। बिल्कुल, और काम भी कई तरह के किए, कभी बढ़ई बने, कभी मैकेनिक, तो कभी नाविक। और इसी दौरान उनका संपर्क गदर पार्टी से हुआ। गदर आंदोलन, जो अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासियों और छात्रों का एक बहुत ही आक्रामक नेटवर्क था। हाँ, जिनका लक्ष्य सिर्फ पर्चे बांटना नहीं था, बल्कि भारत में हथियारों की तस्करी करके सशस्त्र क्रांति लाना था। और उधम सिंह ने इस नेटवर्क से बहुत कुछ सीखा, मतलब हथियार कैसे हासिल करने हैं, फंड कैसे जुटाना है। एग्जैक्टली, वो एक साधारण युवा से एक प्रशिक्षित ऑपरेटिव बन चुके थे। और इसी समय वो भगत सिंह के विचारों से बहुत गहरे प्रभावित हुए, राइट? बिल्कुल, वो भगत सिंह से उम्र में बड़े थे, लेकिन उनके वैचारिक दर्शन को बहुत मानते थे। अपनी जेब में हमेशा उनकी तस्वीर रखते थे। लेकिन फिर 1927 में जब वो भारत लौटे तो उन्हें अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। और 4 साल की सजा हुई। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास आता है। जब वो जेल में थे तो 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब आमतौर पर जब लोग जेल में होते हैं और अपने आदर्श को फांसी पर चढ़ते देखते हैं तो वो डर कर पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल, एक सामान्य इंसान तो यही सोचेगा कि जान बचाकर गुमनामी में जी लिया जाए। लेकिन उधम सिंह के मामले में इसने उनके इरादों को और मजबूत कैसे कर दिया? क्योंकि उन्होंने इसे एक व्यापक नजरिए से देखा। भगत सिंह की फांसी उनके लिए कोई हार नहीं थी, बल्कि एक वैचारिक जीत थी। मतलब भगत सिंह ने अदालत को अपने विचारों के प्रचार का मंच बना लिया था। एग्जैक्टली। और उधम सिंह को ये समझ आ गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य चाहे शारीरिक रूप से कितना भी ताकतवर हो, वो वैचारिक हमलों के सामने बहुत कमजोर है। बिल्कुल, भगत सिंह की शहादत ने उधम सिंह के अंदर की आग में घी का काम किया। और जब वो जेल से बाहर आए तो उनका हर डर खत्म हो चुका था। लक्ष्य बिल्कुल साफ था। और वो लक्ष्य था माइकल ओडवायर, क्योंकि जनरल डायर की तो 1927 में ही बीमारी से मौत हो चुकी थी। हाँ, लेकिन ओडवायर वो इंसान था जिसने उस नरसंहार का समर्थन किया था। वो उस पूरी व्यवस्था का चेहरा था। और उसे मारने के लिए उधम सिंह लंदन पहुंच गए। अब एक पल के लिए सोचिए, 21 साल। ये सच में बहुत लंबा समय है। मतलब 21 सालों तक अपने भीतर एक आग को जलाए रखना और सही अवसर की प्रतीक्षा करना, ये धैर्य की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। और ये छात्रों के लिए अदम्य साहस का सबसे बड़ा उदाहरण है। सच्चा साहस बिना सोचे समझे हमला करना नहीं है, हाँ, बल्कि एक उद्देश्य के प्रति एकाग्रता है। एग्जैक्टली। लंदन में वो पूरी तरह से वहाँ के समाज में घुल मिल गए थे ताकि किसी खुफिया एजेंसी को शक ना हो। और फिर आता है वो दिन, 13 मार्च 1940, कैक्सटन हॉल, जहाँ उन्होंने बहुत ही शांत दिमाग से अपनी योजना को अंजाम दिया। और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, वो भागे नहीं। बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर वो भागते तो ब्रिटिश मीडिया उन्हें बस एक आम हत्यारा साबित कर देती। हाँ, उन्होंने गिरफ्तारी दी ताकि वो भी भगत सिंह की तरह अदालत को अपना मंच बना सकें। और अदालत में जो हुआ, हाँ, वो उनकी पूरी यात्रा का सबसे बड़ा वैचारिक संदेश था। जब अदालत में उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा, राम मोहम्मद सिंह आजाद। तो इस सब का क्या मतलब है? फांसी के फंदे के सामने खड़े होकर ये खास नाम चुनने के पीछे क्या रणनीति थी? ये नाम भारत की धार्मिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक था। बिल्कुल, मतलब राम, मोहम्मद और सिंह। हाँ, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को ये साफ संदेश दिया कि भारत किसी एक धर्म का नहीं है, बल्कि उन सब का है जो इसकी आजादी के लिए लड़ते हैं। एग्जैक्टली। ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति पर उनका सबसे करारा प्रहार था। और इसके बाद 31 जुलाई 1940 को लंदन में उन्हें फांसी दे दी गई। और दशकों बाद 1974 में
उनके अस्थि अवशेषों को पूरे सम्मान के साथ भारत लाया गया। बिल्कुल। और उनकी ये कहानी आज भी ये सिखाती है कि अन्याय को कभी भूलना नहीं चाहिए। और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एग्जैक्टली। आजादी की कीमत बहुत बड़ी है और ये ऐसे ही बलिदानों से चुकाई गई है। तो आज के इन स्रोतों को समेटते हुए अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। अगर एक अकेला अनाथ बच्चा जिसके पास अपना कहने को कोई नहीं था, वो विदेशी धरती पर जाकर भारत की एकता और संकल्प का इतना बड़ा इतिहास रच सकता है, तो आज उसी आजादी की हवा में सांस ले रहे युवाओं के पास, जिनके पास संसाधन है, नेटवर्क है, उनके पास अपने देश का भविष्य बदलने की कितनी ताकत है। ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए ऐतिहासिक नजरिए के साथ। जय हिंद।